ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब से कोई इनको VIP जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। ये सर्कस को मेरा पैगाम है। इंशाल्लाह अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आस्तीनें चढ़ी हुई, लबो लहजा भी काफ़ी तुंदो तेज़, जारहाना अंदाज, आंखों में भी गुस्सा, आवाज़ भी कदरे बुलंद, और जो अगर बॉडी लैंग्वेज जिसे बदन बोली कहा जाता है उसको भी देखा जाए तो आज मालूम हो रहा था कि वाकई अंदाज सिर्फ जारहाना नहीं, इंतहाई जारहाना है। और इमरान खान साहब को देखकर आज वो पुराना फास्ट बॉलर याद आ गया था कि जो किसी भी तरह हर हाल में मुखालिफ की विकेट उड़ाना चाहता हो, और ऐसा ही उनके अंदर एग्रेशन उस वक्त हमें दिखाई देता था जैसा आज स्पीच में नज़र आया। ये गम गुस्सा क्यों था? क्या इदारों के ख़िलाफ़ की जाने वाली बातें उन्हें इतने गुस्से में ले आई हैं, या फिर ऑपोजिशन का ये जलसा एक वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ा गया जिसकी वजह से वो गम और गुस्से की कैफियत का शिकार हैं? ऑपोजिशन का ये जलसा कितना कामयाब रहा और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रद्द अमल कितना जायज़, मुस्बत या अप्रोप्रिएट है, इसका जायज़ा लेंगे। आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, क्या वाकई वो तकरीर एक्सेप्टेबल है? इस तकरीर के बाद उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है? शेख साहब जो पेशगोइयाँ कर रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है? आज भी जी प्रोग्राम में काफ़ी कुछ है और ओवरऑल ज़ाहिर है जो आगे मोमेंटम बनेगा, कल भी जलसा है, उसके हवाले से भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ है प्रोग्राम में, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब दबाव में की वजह से गुस्से में थे, या फिर वाकई जो इदारों के ख़िलाफ़ बातें होती हैं उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए किस बात का गुस्सा, मुझे तो आज वो वज़ीर आज़म, बड़ी माज़रत के साथ, मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, लेकिन आज मुझे वो वज़ीर आज़म लगे नहीं। अच्छा? आप तो फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो आज फिर वो कंटेनर पर चढ़े एक ऐसे सियासतदान लगे जो अपोजिशन की सियासी रहनुमा हो और हुकूमत को ललकार रहे हो कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो खान साहब आपने कब छोड़ा था? आप अपोजिशन भी यही कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं। जब आप हुकूमत में आए, हम तो खुदा का वास्ता तरस रहे हैं कि आप किसी करप्ट को ना छोड़ें। हम इस इंतज़ार में हैं कि आप इनसे लूटी हुई दौलत वापस लें। आपको कौन कहता है कि छोड़ें? बिल्कुल ना छोड़ें और इनसे लूटी हुई दौलत वापस लें, लेकिन ये ना करें कि बस खाली बढ़ के मार मूर के हमारा दिल खुश कर जाए। मुझे सच्ची बात है, 2 दिन से मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ अपने सियासतदानों के रवैये देख के। ये क्या ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि A, B नहीं बल्कि C ग्रेड का कोई तीसरे ग्रेड का, तीसरे दर्जे का स्टेज ड्रामा हो। आप देखें कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो खतून अव्वल के लिए ज़बान इस्तेमाल की, और आज खुद वज़ीर आज़म ने जिस तरह से पहले ये सारी चीज़ें की और फिर आखिर में उन्होंने मरियम नवाज के लिए अब ये देखें, ये चीज़ें खुदा का वास्ता, ये सियासत ऐसी सियासत नहीं होती। ये बड़ी अजीब बात है। वज़ीर आज़म के मनसब के आपको लगता है ये शान निशान नहीं है कि वो नकलें उतारें आके? अब देखिए, पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म के मनसब के शान निशान नहीं है। वो वज़ीर आज़म किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम की और रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। दूसरी बात ये कि जो ये सियासतदान है हमारे, वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के, दोनों की जिम्मेदारी है कि खुदा का वास्ता है, एक तो आप मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करें, दूसरा बतौर मुसलमान भी, हमारा तो मज़हब भी, हमारा दीन भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम एक दूसरे के इस तरह से किरदार कशी करें। ठीक, ग्रेस होनी चाहिए। इस बात के एक तरफ भी अगर हिलाली साहब हम रख दें कि ग्रेस के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्सा आप नहीं समझते कि हक बजानिब भी है एक तरह से? क्योंकि जिन इदारों पर तनकीद की जा रही, उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो बराह रास्त आकर अपना दिफा नहीं कर सकते, तो आखिर उनका भी तो दिफा किसी ने करना है ना। तो फिर वज़ीर आज़म नहीं उनके सामने खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म साहब को दिफा नहीं करना चाहिए इदारों का? आप क्या समझती हैं कि ग्रेस हो सकता है डाकुओं के साथ?
मैं तो देख रहा हूँ जब वो आए वो गुस्से में नहीं थे, वो अथॉरिटेटिव थे, वो कॉन्फिडेंट थे, वो खुश थे एक लिहाज से। इसलिए क्यों नहीं भाई, इसलिए कि नवाज शरीफ ने अभी उनका रिलेशनशिप जो है तगड़ा किया था फ़ौज के साथ, और भी तगड़ा हुआ है फ़ौज के साथ। हर लिहाज से स्टेबिलिटी को नवाज शरीफ ने एक और मेरे ख्याल में एक सिन्यू दिया है, मसल दिया है। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो जिक्र नहीं करता जो किया और सिर्फ प्राइसेस और गवर्नेंस पे ये बात छोड़ देता और सिर्फ इन दो चीज़ों के प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ ये रैली होता, तो मैं तो समझता हूँ कि वो वाकई गवर्नमेंट को कमज़ोर करता। ना सिर्फ गवर्नमेंट को कमज़ोर करता, गवर्नमेंट की रिलेशनशिप इदारों के साथ भी कुछ कमज़ोर हो जाती। मगर अब तो इट इज़ रिन्यूड स्ट्रेंथ आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही है नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिक्स किधर सीखे थे, तो वो लोहार आना तो उनको नहीं था पॉलिटिक्स में, आ गए बाय एक्सीडेंट, आ गए कर्टसी ऑफ ज़ियाउल हक। मगर मेरे ख्याल में ये जो हरकत उन्होंने की है, ये तो दिखा दिया है सबको कि ये कुछ नहीं है भाई, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, और जो भी हो पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज़ क्या कहते हैं। मैं भी आती हूँ इस पे, हिलाली साहब, मियां साहब की तकरीर पे भी आते हैं। कहता हूँ साथ जी जी, मैं सिर्फ एक और चीज़, लास्ट सेंटेंस ही मेरा ये होगा कि ना सिर्फ इन्होंने रिलेशनशिप गवर्नमेंट और फौज का तगड़ा किया है, इन्होंने बता दिया है कि 5 महीने के अंदर अंदर जब सेनेट का इलेक्शंस होगा और वो भी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी में हो, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होगा, फिर जिस किस्म के कानून आने वाले हैं वो ऐसे लोगों को उनकी खैर नहीं है। अच्छा, चलिए इस पे खैर एक अलग से सवाल बन जाता है कि क्या फिर इसमें अब ज़ाती इंतखाम तो नहीं शामिल हो जाएगा, अगर अब तक नहीं भी था। बहरहाल इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये भी ज़ाहिर है माविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के, तो इनसे भी ज़रा हाल अहवाल जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म का। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब, आपने वक्त निकाला। कहिएगा, जैसे हम अभी बात भी कर रहे हैं प्रोग्राम में, बड़े गुस्से में नज़र आए प्राइम मिनिस्टर साहब आज, बड़ा जारहाना अंदाज था उनका, क्या वजह थी इतने गुस्से की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अपोजिशन की हरकतें हैं उन पर गुस्सा ही आया जा सकता है। जो अपोजिशन अपनी चोरी, डाकाजनी, लूट खसूट और उसके ऊपर एहसास से बचने के लिए किस तरीके से वो मुल्क दुश्मन बयानिए पे जाएंगे, किसी भी मुर्दे वतन पाकिस्तानी को उसके ऊपर गुस्सा ही आएगा। और वही गुस्सा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होने से सबसे पहले वो पाकिस्तानी है और उन्होंने अपने तासरात का इजहार किया है और उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने क्या महसूस किया और क्या फील किया, एक पाकिस्तानी के तौर पे और फिर हेड ऑफ स्टेट होने के तौर पर, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों के साथ मेरी भी बात हुई, दूसरे दोस्तों की भी बात हुई। मुस्लिम लीग नून के ज्यादातर लोग इस बयानिए के साथ, जो ऊपर वाले चंद करप्ट हैं जिन्होंने माल खाया है नवाज शरीफ के साथ मिलके, उनके अलावा जो ज्यादातर लोग हैं वो दुश्मन मुल्क के जो बयानिए हैं जिसको लेके नवाज शरीफ आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ नहीं खड़े, और वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ का जो अपने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो नैरेटिव है उस पर वो साथ खड़े हैं। हमारी फौज, हम सबको पता है कि हमारी फौज हम सबको बहुत प्यारी है और हमारी फौज ने हमेशा मुल्क की दिफा में अपनी जानों की भी कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं किया। तो सियासत खेलनी है तो पहले भी कहा था कि हमारे साथ खेलें, और हम पॉलिटिकल पार्टी मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने लगातार एक ही बयानिया रखा है और वो मुल्क दुश्मन बयानिया उनका जो है। लेकिन अच्छा हुआ ये दिल्ली थैले से बाहर आ गई है। गुस्सा भी आ रहा है और घिन भी आ रही है इनके इस घटिया हरकत से जो इन्होंने की। आप साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि इसलिए जो सवाल में हिलाली साहब से भी किया और जैसे जिस तरफ इशारा शहबाज गिल साहब ने भी किया है कि मुल्की इदारों का दिफा भी तो किसी को करना था, तो फादर होता है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो आके खड़ा होता है भी मेरे से बात करो, मुझ पे तनकीद करो, उधर क्यों जा रहे हो? समीना, ये बड़ी आसान सी चीज़ है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये इक़्तिदार की जंग है, ये इक़्तिदार की लड़ाई है। मुझे अब ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब खुद जन्नत जिलानी की उंगली पकड़ के सियासत में आए थे और सूबाई वजीर बन गए थे, उस वक्त उन्हें फौज बड़ी अच्छी लगती थी। जब खुद जन्नत ज़ियाउल हक ने उन पे हाथ रख दिया था, उनको अपनी उम्र की दुआ दे दी थी
और उनको सियासत वज़ीर आला भी बना दिया, वज़ीर आज़म भी बन गए, फिर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। हर दफ़ा इक़्तिदार में रहते हुए उन्हें फ़ौज और ये इस्टेब्लिशमेंट और ये इदारे बड़ा बातें थे। और तो और जब आप अपोजिशन में थे, अभी कुछ महीने पहले एक्सटेंशन के लिए जब वोट देना था, उस वक्त आपने वोट दे दिया क्योंकि आपको उम्मीदें वाबस्ता थी। अब अगर आप इक़्तिदार में नहीं है, या आपकी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी, या आपके मामला को तय नहीं हो सके, या बकौल लोगों के जो डील होना थी वो नहीं हो सकी, तो आपको अब एकदम से ये बुरा लगेगा। मैं शहबाज गिल साहब की इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले 5 दिनों में 22 जवानों ने शहादत जो है ना वो जाम शहादत नोश किया है। 22, एक कैप्टन भी उनमें शामिल है। मुझे आप ये बताएं कि वो माएँ, वो बहनें जिनके बच्चे, जिनके बेटे हमारे लिए, हम सब के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, उनके लिए मैं, आप या हम सब नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो जो बात गलत है वो गलत है। मियां नवाज शरीफ को मेरा ख्याल है कि ये यकीन हो गया है कि उन्हें एक दीवार के साथ लगा दिया गया, और उनके पास शायद वो समझते हैं कि उनके लिए सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पे सामने आए। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इस तरह का माहौल हो कि जिस तरह की जमहूरियत वो चाहते हैं वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। शहबाज गिल साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इसके तनाजुर में क्या ऑपोजिशन को आइंदा जलसों की इजाजत होगी? आप लोग इसी तरह फैसिलिटेट करेंगे? शहबाज गिल साहब, देखिए, जो भी कानून के मुताबिक चीजें होंगी उस पर फैसले होंगे। आपके सामने कुछ चीजें साहब ने आपको आज बताई हैं, बाकी चीजें वक्त के साथ साथ आपके सामने आती रहेंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अपोजिशन को जो दूसरी जमातें हैं जो इस बयानिए का हिस्सा नहीं है, उनको खुद ख्याल करना चाहिए। उनको भी थोड़ी सी कुछ, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी नदामत भी वो करें और थोड़ा सा ख्याल करें कि क्यों वो अपना प्लेटफॉर्म, अपना कंधा एक ऐसे शख्स को इस्तेमाल करने दे रहे हैं जो मुल्की अपने जाती मफादात को मुल्की मफादात के ऊपर तरजीह दे रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे जैसे होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जलसों की इजाज़त होनी चाहिए ऑपोजिशन को? आपका तो खैर कोरोना के हवाले से भी एक अलग से रिजर्वेशंस हैं, वो भी अपनी जगह। और दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि ये जमातें वाकई खुद को फिर एक पॉइंट पर जाके डिस्टेंस कर लेंगी मियाँ साहब से, जिसकी तरफ शहबाज गिल साहब भी इशारा कर रहे हैं? पहले तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये होना नहीं चाहिए, इजाज़त नहीं देना चाहिए, बल्कि एक कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए कि इनको इजाज़त ना मिले। बिकॉज ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि रैलीज को कोविड बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, अस्पताल भर रहे हैं, और साथ साथ आप कह रहे हैं आओ रैलीज पे आओ और फॉरगेट, और मास्किंग सब, सोशल डिस्टेंसिंग सब भूल जाओ। ये किस किस्म के लोग हैं भाई? इट कांट बी, यू कांट हैव बोथ। मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट अभी तक अलाउ कर रहा है, और गवर्नमेंट को नहीं कि इजाज़त कोई मांगे और फिर कहे नहीं। इस वक्त अनाउंस करना चाहिए कि 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक मुनासिब हो, हम ये सब पोस्टपोन कर रहे हैं। इसलिए लोग आना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और इन्फेक्ट भी होकर चले जाते हैं, और उसके बाद सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब यही बकवास करते रहे फ़ौज के बारे में, और रैली पे रैली उनके इस तरीके से स्पीचेस हों, तो फ़ायदा क्या है भाई? उसका मतलब है कि वो तो आप उनको हिमायत कर रहे हैं कि कानून तोड़ें, कि खिलाफ वर्जी करें कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन का करें। तो बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने कह दिया है जो इन्होंने कहना है फ़ौज के बारे में, मुल्क के बारे में, हमारे दुश्मनों के बारे में, और हमें ये समझ लेना चाहिए। और ख़ुद PMLN अगर बैन नहीं होना चाहती है, खुद इसको एक्सक्लूड कर दें। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब, एक चीज़ है यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए पाबंदी लगा दे। हुकूमत किस तरह से पाबंदी लगाए, जब आज खुद वजीर आज़म, आपने देखा कन्वेंशन सेंटर में कितना बड़ा इज्तिमा था, और उसमें ना किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना SOPs फॉलो हुए थे। हुकूमत तो खुद ये हरकतें करने से बाज नहीं आ रही, इस तरह के फंक्शन करने से बाज नहीं आ रहे, तो वो अपोजिशन को गैदरिंग्स कर रही है, तो फिर कैसे? चलिए, जो आपने दूसरा पॉइंट उठाया लाल साहब, मैं जरा शहबाज गिल साहब से जरूर, बिल्कुल सही कहा, सब पे होनी चाहिए पाबंदी। लेकिन शहबाज गिल साहब से मैं दूसरे पॉइंट पे जरूर कमेंट लूंगी। शहबाज गिल साहब, पैमरा ने तो पाबंदी लगा दी, टीवी चैनल्स तो नहीं अब दिखाते नवाज शरीफ की तकरीर, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब चल रहा है। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पैगाम तो बहरहाल उनका फिर जा ही रहा है ना हर घर में। देखिए,
ये है कि ये जो गाली गलोच की उन्होंने सियासत नहीं शुरू की है, जिसमें मैं बिलावल जरदारी की जो हराम के पैसे पे पला है, जैसे आज खान साहब ने भी बताया कि जिसम पे जो एक कपड़ा है वो हराम के पैसे का है और उसकी यूनिवर्सिटी की जो फीस तक है वो हराम के पैसे से दी हुई है। जब इस तरह के लोग जो है वो गाली गलोच करेंगे, लोगों के घर की औरतों को पॉलिटिक्स में घटिया अंदाज के साथ डिस्कस करेंगे, तो उनकी तरबियत भी आती है और ये भी नजर आता है कि उनकी अखलाकियात क्या है। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ एक लफाफा जर्नलिज्म है, जो ऐसे लोगों को लिबरल बना के पेश करते हैं, बहुत सारे लफाफे मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी कली खुली है। उनको भी नजर आया है कि इस तरह के लोगों को वो जाली लिबरल बना के पेश नहीं कर सकते। तो किसी चीज पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आवाम के सामने बोल रहे हैं और कानून के मुताबिक इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी तहरीक जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब। इमरान साहब, आप समझते हैं आपका बयानिया आवाम में पिट जाएगा अगर ये इस तरह की तकारीर होगी तो अवाम खुद ही डिस्टेंस कर लेंगे खुद को? देखिए, अवाम में अब बड़ा शऊर है। अब अवाम वो नहीं है जैसे अभी आपने कहा ना कि सोशल मीडिया जो है वो भी घर घर में है, मीडिया भी अब जो है उसकी भी पहुंच बहुत है। इसलिए ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अवाम खुद भी इस हवाले से, और ख़ास तौर पे रियासत के हवाले से, रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारे, इनके हवाले से अवाम बड़े जज्बाती जो है ना हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को कोई भी पसंद नहीं करेगा, स्वाय बिल्कुल चंद मखसूस हलकों के जो चाहते हैं कि इस तरह की बातें हों। अवाम इसको हमेशा डिस्करेज करते रहे और डिस्करेज ही करेंगे। ठीक है, मैं शेख साहब का एक आपको सुनवाना भी चाहती हूँ गुफ्तगू का कुछ हिस्सा, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर इस तरह की आप गुफ्तगू करेंगे तो फिर आपका सियासी जनाजा ही आएगा, सियासत नहीं आएगी। वो क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं, मैं उस पर भी हिलाली साहब का कमेंट लूंगी, जरा आपको सुनवा देती हूँ। जी शरीफ साहब, आपका जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। ऐलान जंग का तिबल बच चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो इल्ताफ हुसैन के साथ हुआ। हिलाली साहब, आप भी यही समझ रहे हैं कि इवेंचुअली उसी तरफ मामला जा रहा है जैसे शेख साहब ने भी इशारा किया, और नवाज शरीफ को पता चल गया है कि ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो ऐसी तकरीरें करे कि अब उनका यहाँ पे कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है? देखिए, दो तरीके हैं बिल्कुल मेरे ख्याल में कि ये एक तरीका है जो शेख रशीद साहब ने कहा है, ये नवाज शरीफ ने जो कहा है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे पाकिस्तान में। दो व्यू पॉइंट्स हैं इस वक्त। एक तो व्यू पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर का है कि आप आएँ, तकरीरें दें, सबको बताएं कि वो किस किस्म का आदमी था, और उसको कहें कि जब तुम इधर आओगे हम तुम्हारे को क्या क्या तुम्हारे साथ करेंगे, जेल में जाएंगे, VIP नहीं है, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डनरी जेल और ये सब। दूसरा है शेख रशीद साहब का तरीका, वो ये है कि इसको बैन कर दो, पार्टी को आउटलॉर कर दो और शरीफ को उसी तरीके से हैंडल करो जैसे आपने अल्ताफ़ हुसैन को कहा था। अब ये है दो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, मगर मेरे ख्याल में देयर इज़ अ थर्ड व्यू पॉइंट, और वो जब आप अगर टाइम है तो आप पूछें, नहीं है तो मैं नेक्स्ट ब्रेक में चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस पर हम डिटेल में करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इमरान खान साहब भी आज कह रहे हैं कि उन्हें वापस लेके आएंगे और उसके बाद क्या उनके साथ होगा वो भी आपको सुनवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग का बचाव किस में हो सकता है अगर नून लीग आगे बढ़ना चाहती है सियासत में? बकौल शेख रशीद साहब, ये मैं नहीं कह रही, शेख साहब ने एक तजवीज़ दी है उन्हें कि अब तो शीन निकले ही निकले। कैसे ज़रा सुन लेते हैं शेख साहब की बात और फिर उस पर कमेंट भी लेते हैं। जी, अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। तो हिलाली साहब, एक तो मशवरा ये भी है वैसे शेख साहब का, आप भी एक तीसरी तजवीज़ देने वाले थे कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में PMLN के साथ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को, ऑपोजिशन को सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को हैंडल करना चाहिए, और जो बातें होती हैं गवर्नमेंट के साइड से और ऑपोजिशन के साइड से पॉलिटिशियंस को हैंडल करना चाहिए।
दूसरा इदारे को इनके दरमियान आना ज़रूरी नहीं है। मगर साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में और हमारे एक्सपीरियंस और हिस्ट्री में ये है कि फ़ौज का एक रोल होता है, एक वॉइस होता है, वॉइस इन गवर्नमेंट होता है। ये नहीं है ब्रिटेन, ये नहीं है वो ऐसे मुल्क जो उनको कोई सुनता ही नहीं है, बस जंग के वक्त वो खड़े होते हैं और जंग के वक्त वो करते हैं जो ऑर्डर मिलता है। ये हमारा डेमोक्रेसी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो वैसे इट इज़ नॉट देयर। इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैंने एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 साल के लिए काम किया है। आर्मी और आर्मी चीफ और कभी कभी दूसरे चीफ्स को ब्रीफ किया जाता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के, गवर्नमेंट के होप्स पे। अब आप कहेंगे उनका कोई काम ही नहीं है इसलिए कि उनका काम है कि जंग को, फ्रंटियर्स को डिफेंड करें। नहीं, इट मे बी, मगर ये हमारे माशरे में ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों ज़रूरी है कि उनका भी एक आवाज़ हो, और इनफैक्ट उनका आवाज़ है। अब आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी कमिटीज़ और ये वो फौज का चीफ उधर बैठता इसलिए है कि वो अगर कुछ कहें तो लोग सुनेंगे। वेरी गुड। तो ये एक हमारा जीनियस है, इस पे अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना नहीं हम एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा डेमोक्रेसी है और दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एक दूसरी बात ये है कि अगर ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये क्रिकेटर कहते हैं ना कि यू शुड नॉट टेक योर आई ऑफ द बॉल। इसका मतलब है कि गेंद को नज़र में रखो। गेंद क्या है इनके लिए? गेंद है कीमतें, प्राइसेस, महंगाई, गेंद है। इस पे तो उनका कोई ख़ास मुझे कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कम से कम 10 मार्केट ये खुद जाते, 5 ये इतने दफ़े टेलीविज़न पे आके और हमें लेक्चर्स देते हैं, किसी इस पे भी आके लोगों को बताएं क्यों है महंगाई, क्या किया, मैं अभी आया हूँ, मैंने ये देखा और मैं ऐसा कम करूँगा। प्राइस कंट्रोल कमीशन रखें, मैजिस्ट्रेट्स को रखें, उनको ऑर्डर करें कि जाके चेक करो, फाइन करो और प्राइस कंट्रोल पे तवज्जो दो। जी, मैं तो समझता हूँ कि अगर स्पीच में कुछ हिस्से में इस पे बात उन्होंने की भी है। आप ठीक, आपको ये कहना है कि इमरान खान साहब को आके ऑन बोर्ड लेना चाहिए लोगों को, मगर ठीक है। अहलाज साहब थोड़ा सा मुझे मौका दें। मैं असल में थोड़ा सा अभी जिस तरह से PMLN के हवाले से बात हो रही थी तो जैसे मैंने शेख साहब को भी सुनवाया इमरान साहब, तो मैं आपका भी ज़रूर इस पे कमेंट लेना चाह रही थी कि आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या नवाज शरीफ बोझ बन जाएंगे PMLN पर, और क्या उनको फिर लातालुकी का ऐलान करना पड़ेगा उनसे? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये कि जो इलाली साहब कह रहे थे ना, हमारी डेमोक्रेसी नहीं है ये हमारे सियासतदानों की नाअहली है जो आज इस बात पे तो इतराज़ करते हैं कि फ़ौज क्यों इन्वॉल्व हो रही है, उसके चीफ क्यों मीटिंग्स में बैठ रहे हैं। अगर आपने सही काम किया होता तो उनको नौबत ही ना आती, वो अपने काम में मसरूफ होते। हम तो सब यही चाहते हैं ना कि हकीकी तौर पे जिस इदारे का जो काम है वो करे। तो भाई आप अपना काम कर लें खुद, किसी को मौका ही ना मिले। दूसरी बात, अब ये आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ये है कि अपोजिशन की अभी इस तहरीक ने, इन जलसों ने, PDM के इस मामले ने अभी मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। अब कल कराची का जलसा होगा, उसके बाद आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून में अगर कल जो जलसा हो गया रात गुजरावाले वाला, उसमें देख लें आपको इवन मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों बाप बेटी की तकरीरों में भी तजाद नजर आएगा। हाँ जी, उनका बयानिया कुछ और था और मरियम का बयानिया कुछ और था। आप इसलिए ये देख लें कि नवाज तो शायद पूरी जो है ना मुस्लिम लीग नून, उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे इन चीज़ों से। लेकिन वो मरियम नवाज ने जो बात की है कल, वो उनसे डिफरेंट की है। अब जो बात करते हैं, मरियम की बात, हाँ जी जरूर सुन लेते हैं जी। मरियम ने क्या बात की है? जहां हमने देखा कि मियाँ साहब ने टारगेट किया, वहीं पे मरियम ने बात की कि जिस सफ़े की तुम बात करते हो, बड़े उस पे एक पेज पर होने की, वो सफ़ा पलट भी सकता है। जरा सुन लेते हैं जी मरियम की बात। आज तुम कहते हो ना कि इदारों के साथ हम एक सफ़े पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती। अच्छा, अब बात ये है कि मरियम नवाज या नवाज लीग या इसकी बात नहीं है। जो बात करते हैं ना शेख रशीद साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि शेख साहब
जो है ना बड़े ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन फुलझड़ियाँ छोड़ने की उन्हें आदत है। अब या तो वो ये खुद ही ये चाहते हैं कि उनका नाम भी तो शीन से ही शुरू होता है ना, शेख रशीद, तो या तो वो अवामी मुस्लिम लीग को ख़त्म करके तो उसको शामिल हो जाए नून में। उन्हें एक ये भी तो बड़ी खलीश है ना कि उन्हें जब वो नून में शामिल होना चाहते थे तो उस वक्त उन्हें नून में शामिल नहीं किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपस की लड़ाइयाँ, सियासतदान अपनी ख्वाहिशात और अपने बदले वो इस मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि आपको लगता है कि पीएमएलएन पे लाइबिलिटी बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी बातों को डिफेंड करना उनके वर्कर्स के लिए, उनके लीडर्स के लिए मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? मैं आपसे कहता हूं कि मरियम इस बात का पहले इजहार कर चुकी हैं, और जो जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये समझते हैं, अभी तक तो आप देखें ना कि वोट बैंक किसका है, वो नवाज शरीफ के नाम क्या है। हाँ जी, अभी अगर वो फैसला करेंगे कोई इस तरह का, या मजीद अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और रियासत की तरफ से उन्हें अगर ये इशारा मिलेगा कि जनाब आप जान छुड़ाएं, तो देखेंगे आप ये सारी चीज़ें उस तरह से हो जाएंगी। ठीक, हिलाली साहब आपका क्या ख्याल है? आप इस पे कमेंट कर दें कि आपको क्या नज़र आ रहा है, आने वाले दिनों में एक लाइबिलिटी बन चुके हैं क्या नवाज शरीफ, ना सिर्फ पीडीएम के लिए बल्कि खुद पीएमएलएन के लिए भी? मेरे ख्याल में दोनों के लिए, और मेरे ख्याल में ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि इस किस्म के स्पीचेस इनमें और अल्ताफ़ हुसैन में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है ना कि अल्ताफ़ हुसैन कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही कहता है ना, उसके अलावा इनमें क्या कहा है उसने जो इन्होंने कहा है जो नहीं है? तो उसको तो बैन किया है, और ठीक किया है, बैन किया है। और तो इनमें क्यों इनको आप इजाज़त दें ऐसे चीज़ें आके कहते रहें टेलीविज़न पे, और टेलीविज़न पे नहीं, मीटिंग्स पे जिधर जो लोग हैं और 50, 60, 70 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, वो देख सकते हैं और वो सुन सकते हैं। वाई ये क्यों गिरे? नंबर वन। दूसरी बात है, देखिए ऑपोजिशन में इतना यूनिटी भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ। पहले तो ये रेजिग्नेशन की बात आ गई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपीपी ने छोड़ना ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जलसे पे आपने देख लिया किस किस्म का कोऑर्डिनेशन था। आप समझते हैं मौलाना साहब जो बाद में आए हैं वो ऐसे ही आ गए हैं इसलिए कि वो क्राउड्स बहुत थे, जलसे बहुत बड़ा ये था? नहीं, वो तो 4-4, 3-3 नमाज पढ़ के आए हैं, डिलिबरेटली वो देर आए हैं। वो बताना चाहते थे पीपीपी को और इनको कि तुमने जो मेरे साथ क्या किया है जब वो एपीसी हो रहा था, मेरे तकरीर को तुमने ये नहीं करने दिया और लेट किया और ये किया, मुझे इंसल्ट किया इन अ सेंस, तो मैं भी तुम्हारे को ठहराऊंगा। ही केम लेट बिकॉज ऑफ दैट। और हुआ क्या? लुक एट इट, 70% लोग तो चले गए थे मरियम को सुनने के बाद, 90% चले गए बिलावल के बाद, 10% रह गए थे इनको सुनने के लिए। मैं नहीं समझता दिस ऑपोजिशन कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। इनकी कोई यूनिटी नहीं। हिलाली साहब, ये लोगों के जाने की बात है ना, जब एक जमात का जलसा होता है ना तो वहाँ पे लोग जो होते हैं हाज़रीन, वो तमाम तकरीरें सुनने के लिए रुकते हैं। लेकिन ये देखें जब 11 जमातें होंगी तो मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट था मरियम नवाज की तकरीर में, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट था बिलावल भुट्टो की तकरीर में और मौलाना। इसीलिए आप देखेंगे अगर जलसों में भी, कराची में भी, कोयटा में भी, आपको ये नजर आएगा कि जैसे जैसे उस पार्टी का लीडर तकरीर करता जाएगा तो अक्सरियत उनके कारकुनों की निकलती जाएगी। तो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर जाहिर है उस वजह से भी थोड़ा फर्क तो पड़ा होगा। तो यार तो फिर जब खाली स्टेडियम में बोलता रहेगा मौलाना मौलाना के अपने बंदे भी बड़े होंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजे करेंगे, हमारे साथ रहिए। गुजरांवाला जलसा तो हो गया, तकारीर भी हो गई और उस पर अब ज़ाहिर आने वाले दिनों में बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन कल एक और इम्पॉर्टेंट जलसा है और वो है कराची में, 18 अक्टूबर भी है। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एफिलिएशन है इस हवाले से भी, तो ये जलसा कैसा होगा इस पर भी राय ले लेते हैं ज़रा। इमरान साहब, आपको लग रहा है जो जलसा गुजरांवाला का हुआ उससे बेहतर जलसा होगा कराची का? लेकिन सबीना, कल वाला जो जलसा है ना ज़्यादा बेहतर भी होगा, ज़्यादा मैनेज भी होगा और कल के जलसे से ज़्यादा बड़ा भी होगा। अच्छा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें पीपल्स पार्टी की एक तो सिंध में हुकूमत है, इसलिए जो रुकावटें अपोजिशन को यहाँ सामना करना पड़ा जिन रुकावटों का, वो वहाँ नहीं होंगी। दूसरा, पीपी का अपना एक वोट बैंक है वहाँ पे। तीसरा ये कि मौलाना जो है जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान, कराची में और अंदरूनी सिंध उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, इसलिए उनका भी क्राउड अच्छा खासा होगा। और फिर मुस्लिम लीग नून और दूसरे जो लोग हैं उनके भी जो लोग थोड़े थोड़े साथ शामिल होंगे तो एक अच्छा खासा क्राउड बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि 2-4 जलसों के बाद आप ये देखेंगे कि ये बात इररेलेवेंट हो जाएगी
कि बंदे कितने थे जलसे में। बात ये है कि ये अपोजिशन सिर्फ जो अपना लॉन्ग मार्च और धरना है उसकी तैयारी के लिए अपने कारकुनों को चार्ज कर रही है, वार्म अप कर रही है। वो ये समझते हैं कि जब वो एक बड़ा इवेंट हो तो उस वक्त जितने हमारे कारकुन चार्ज होंगे उतना ही हम अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे, इसलिए ये सारा कुछ इस तरह से किया जा रहा है। हिलाली साहब, कराची में तो लोग इतने खुश नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, तो आपको लगता है कि कराची का जलसा कामयाब होगा क्योंकि अंदरूनी सिंध से लोग आ जाएंगे? कैसा होगा कल का जलसा? ये बड़ा अच्छा कहा आपने। मैं कहने वाला था कि कराची में तो पीपीपी का कोई वोट बैंक है ही नहीं, मगर मौलाना साहब के मदरसे बहुत हैं इधर, और मौलाना साहब के मदरसे से लोग निकल आएंगे। देखिए ये तो एक कैप्टिव ऑडियंस है ना मदरसाज। एनीवे मैं क्या, और सिंध गवर्नमेंट आपको पता है उनके तरीके, बसेस आ जाएंगे, पुलाव रास्ते में मिलेगा, लोगों को आएंगे, कुछ पैसे भी मिलेंगे, खड़े होंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे। आई मीन ये तो अब रेंट क्राउड का एक प्रोसीजर है और हम सब इससे फेमिलियर हैं। जिधर तक जोश और फरोश और ये कुछ नहीं, जोश और फरोश मेरे ख़्याल में कि अगर वो हो तो कराची वालों के पास तो सर्टेनली कुछ नहीं है, उनको वो तंग आ गए हैं। आप जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल जाएं, 12 साल से 12 बसेस नहीं ला सके हैं इधर। ये चिंगी आ गया है। कैन यू बिलीव इट? हम तो पीछे जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पेट्रोल लेस कार्स नहीं आ रहे हैं, हम चिंगीज़ पे चल रहे हैं आजकल। और ट्रेन का तो एक नेशनल स्कैंडल अभी आने वाला है, ट्रेन चलाने लगे। आप पता है आपको, ट्रैक एक है और ट्रैक्स एक है, पुराने ट्रेन चलेंगे, और ये नए ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। और फेज़ टू कैसे होगा अगर वो ट्रैक फेज़ 1 की पुरानी ट्रेन चल रहा है उस पर? मैं आपको बता नहीं सका हूँ द सेंस ऑफ डिप्रेशन। और ये जो भी हुआ है, ये इतने अरब रुपया सैंक्शन हुआ था, उसके बाद मुझे आप बता दें कराची में कोई कभी एक सड़क बनते हुए देखा है? कोई रिपेयर्स होते हुए देखा है? जब से वो क्लीनिंग जो हुआ वो ख़त्म हो गया। आई एम सॉरी, इधर बड़ा डिप्रेशन है और कीमतें भी बढ़ गए हैं, लोगों की बुरा हालत है। और खामखा 1475 रुपया पर मॉन्ड इन्होंने सपोर्ट प्राइस रखा है वीट का। आप यकीन कर सकते हैं कि 2500 का मिलता है, 600 कम से कम रखते, 700, 1700, 1600, 1700 ये सारी चीजें भी नहीं लोगों को निकलने पे मजबूर करेगी। आ रही है ये महंगाई ही लोगों को मजबूर करेगी निकलने। महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि और महंगाई, बेरोजगारी, आपकी बढ़ती हुई सारी चीजें ये मजबूर करेंगी। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। हमारे नाज़रीन, देखने वाले जलसे के हवाले से भी हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तब से भी करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।